चंद कमरे जो आबाद थे उनके मकी भी गरीब तबके के लोग थे। होटल की आबादी कम होने के बायस हमने खुद को खासी हद तक महफूज तस्वर किया। कम से कम लोगों की नज़रों में आना ही हमारे लिए बेहतर था। इस होटल में रिहाइश के बाद हम ज्यादातर आराम ही करते रहे। काम कोई नहीं था, इसलिए आराम के अलावा और क्या किया जा सकता था। नाइमा बरक, फवाद और हसन नासर की रिहाई के लिए भी कोई कदम उठाना था, लेकिन उससे कबल हारून राबील का मसला तय हो जाना चाहिए था। एक साथ दोनों काम शुरू कर देने से तवज्जो किसी एक काम पर भी मरकूज ना रह पाती और मुमकिन था कि दोनों ही काम अधूरे रह जाते। 2 दिन सुकून से गुजर गए। हारून राबील को दी गई मोहलत पूरी हो चुकी थी, लिहाजा मैंने एक पब्लिक फोन बूथ से हारून राबील को फोन किया। हस्बे मामूल फोन उसकी सेक्रेटरी ने उठाया था। उसने बताया कि हारून राबील बीमार है और अगर उनसे गुफ्तगू करनी हो तो उनके मखसूस नंबर पर की जाए। उसने मेरे इसरार पर मुझे हारून राबील का मखसूस नंबर बता दिया। उस फोन पर हारून राबील खुद मौजूद था। कौन है? हारून राबील की नईफ आवाज सुनाई दी। तुम्हारा खैर ख्वाह राबील, क्या तुम्हें मेरे फोन की तवक्को नहीं थी? ओह, ये तुम हो। उसने कहा, मैंने हदायत कर दी थी कि तुम्हारा फोन आए तो तुम्हें घर का नंबर दे दिया जाए। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया हारून राबील। 2 दिन गुजरने के बाद तुम्हें फोन कर रहा हूँ। मेरे काम का क्या हुआ? तुमने मुझे बहुत कम मोहलत दी थी। इतने कम वक्त में काम मुकम्मल होना मुमकिन नहीं था। तुम्हें खूब अंदाजा होगा कि काम ना होने की सूरत में तुम्हारा क्या असर हो सकता है। सुनो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो, सिर्फ 24 घंटे। हमें जरा जल्दी है हारून राबील, इसलिए तुम्हें मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती। तुम जानबूझकर ताखीर कर रहे हो। हरगिज नहीं, रकम मुंतकिल की जा चुकी है, लेकिन बैरूत के बैंक से कागजात वसूल नहीं हो सके। तुम्हें अपना कोई आदमी भेजना चाहिए था हारून राबील। अद खुद इतनी जल्दी कागजात कैसे आ सकते हैं? 2 दिन की मोहलत इतनी कम है कि यह किसी तरह भी मुमकिन नहीं हो सका। मेरा नुमाइंदा खुद बैरूत गया है, लेकिन तुमने तो उसे मजाक ही समझ रखा है। 2 दिन तो सिर्फ बैरूत जाकर वापस आने के लिए भी नाकाफी होते हैं। जब तक मेरा आदमी वापस नहीं आ जाता, मैं कागजात तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम कोई साजिश करने में मसरूफ नहीं हो? मैंने संग दिली से कहा। 24 घंटे में मैं कौन सी साजिश कर लूंगा? मैं बीमार हो गया हूँ और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से कोई वादा खिलाफी नहीं होगी। मैंने बहुत गौर खोज किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बहुत मजबूत पोजीशन में हो। बड़ी देर बाद अकल आई हारून राबील। मैंने तंजिया लहजे में कहा, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, लेकिन ख्याल रहे कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में मुझे कागजात ना मिले तो हमारे दरमियान होने वाला मुआहदा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझसे कोई शिकायत मत करना। मुझे मंजूर है, लेकिन ये बताओ कि डी फोस्टर कहाँ है और फार्मूले मुझे किस तरह मिलेंगे? कागजात की वसूलियाबी के 10 मिनट के अंदर अंदर डी फोस्टर को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा हारून राबील। उसके पास वो फार्मूले भी होंगे जो अब तुम्हारी मलकियत है। तुम्हारे पास मेरे बाद एतराज़ात भी हैं जो तुमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में टेप किए थे। बेफिक्र हो हारून राबील, हम ऐसी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखेंगे जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हो। महज तुम्हारे कहने पर तो मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे अपने बचाव के लिए ठोस सबूत दरकार होंगे ताकि मैं महफूज रह सकूं। हम तुम्हें मुतमईन करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे हारून राबील। दयानतदारी हमारा अव्वलीन उसूल है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे कैसे मुतमईन करोगे। ये गुफ्तगू तो उसी वक्त होगी जब तुम कागजात हमारे हवाले करोगे। मैंने कहा, इस वक्त ये गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। मेरे लिए जरूरी है इतनी बड़ी रकम के कागजात तुम्हारे हवाले करने से कबल मेरा मुतमईन होना जरूरी है। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं जिससे तुम्हें मुतमईन कर सके। तुम डी फोस्टर को पहचानते हो ना? उसे कैसे नहीं पहचानूंगा, लेकिन क्या वो अपनी खुशी से मेरे पास आना पसंद करेगा? अपनी खुशी से नहीं, हमारी खुशी से, मैंने हंसते हुए कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मुझे अंदाजा था कि बहुत बड़ी रकम की मुंतकिली का मामला है और आसान नहीं। 2 दिन का वक्त उसे सिर्फ इसलिए दिया गया था कि वो फिर किसी साजिश की तरफ तवज्जो देने की बजाय रकम की मुंतकिली के चक्कर में फंस जाए। उस जैसे साजिशी शख्स को उलझाए रखना जरूरी था। उसने मजीद 24 घंटे की जो मोहलत तलब की थी वो इसमें हक़ बाजानिब था और खुद मैं भी जानता था कि 2 दिन के कलील अरसे में ये काम मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने उसे मजीद मोहलत दे दी थी। होटल वापस पहुंचने के बाद मैंने तहदीब, बुड और जाहिर को हारून राबील से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया और उनसे पूछा कि रकम के कागजात वसूल करने के बाद हारून राबील के साथ क्या सलूक किया जाए। हमारा मकसद हासिल करने के बाद उसकी जिंदगी हमारे लिए बेमकसद हो जाएगी। जाहिर ने कहा, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तहदीब ने टुकड़ा लगाया। लिहाजा रकम के कागजात वसूल करने के बाद उसे मौत के घाट उतार देना ही बेहतर रहेगा। बुढ़ ने इजाफा किया।
तुम तीनों इस बात पर मुत्तफिक हो कि उसे मार दिया जाए, लेकिन मेरा ख्याल इसके बरक्स है, हम उसे जिंदा रखेंगे। तुम्हारे पास अपने इस ख्याल के हक में माकूल दलाइल भी तो जरूर होंगे, तहजीब ने कहा। बुड और ज़ाहिर ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनके अंदाजे से मालूम होता था कि वो भी मेरी तजवीज़ पर तहजीब की तरह हैरान हो रहे हैं। यूं तो बहुत से दलाइल दिए जा सकते हैं तहजीब, लेकिन असल बात यह है कि अगर हमने उसे कत्ल कर दिया तो फिर खेल में वो लुत्फ नहीं आएगा जो आना चाहिए। तहजीब ने हैरत से मुझे देखा। मेरा ख्याल है ये कोई खेल नहीं, एक संजीदा नोयत का मामला है। हम बैरूत में फ़लस्तीन के पनाह कैदीनों के लिए फंड जमा करने का काम कर रहे हैं। ये भी तो कहो कि ये फंड जमा करने के लिए यहूदी खुसूसियत से हमारा निशाना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन रकम वसूल करने के बाद हारून राबील को जिंदा रखने का जवाब समझ में नहीं आता। रकम तो एक तरह से यूं समझ लो कि खराज के तौर पर वसूल की जा रही है, उसे उसके करतूतों की सजा भी तो देनी होगी। उसके लिए तो इसी कदर काफी होगा कि फार्मूले उसके हवाले ना किए जाएं। वो तमाम उम्र अपने जख्म चाटता रहेगा। तुम्हारी यही बात जाहिर करती है कि लाशऊरी तौर पर तुम खुद भी उसे जिंदा रखने के हक में हो, मैंने हंस कर कहा। कौन सी बात? तहजीब ने चौंक कर पूछा। यही कि वो तमाम उम्र अपने जख्म चाटता रहेगा, मैंने कहा, और तहजीब शर्मिंदा होगी। दरअसल उसे जिंदा रखने में खतरा है, उसने जीमते हुए अंदाज में कहा। हम अपने लिए एक मुश्तइल दुश्मन का इजाफा कर लेंगे। उससे रकम वसूल करने के बाद हम हुकूमत अमेरिका को उसके करतूतों से आगाह कर देंगे। इस तरह बकिया जिंदगी खुद उसके लिए एक अजाब बन जाएगी। आपका ख्याल दुरुस्त है जनाब, ज़ाहिर बोला। हुकूमत को इल्म तो होना चाहिए कि यहूदी लाबी अपने मफाद के लिए हुकूमत को नुकसान पहुंचाने से भी दरेग नहीं करती। अमरीकी हुकूमत ये बात अच्छी तरह जानती है, बुड ने कहा, लेकिन यहाँ की इक्तिसादी मामलात इस हद तक यहूदियों की गिरफ्त में है कि हुकूमत उनके जेर नंगी है। यहूदी सियासत में हिस्सा नहीं लेते और इस नाते हुकूमत पर उनके ज्यादा असरात नहीं होने चाहिए, मगर मामला उसके बरक्स है। नहीं चीफ, ये मामला हुकूमत के इल्म में लाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। दुनिया का हर शख्स इस बात से वाकिफ होगा कि अमरीकी हुकूमत के दरपर्दा यहूदी लाबी की मुरतब करदा पॉलिसियाँ होती हैं। बहुत से मामलात का अमरीकी हुकाम को अंदाजा भी होगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उनके पास इस सिलसिले में सबूत नहीं होंगे। हारून राबील के खिलाफ हम उन्हें सबूत फराहम कर देंगे तो एक मामला बाकायदा उनके इल्म में आ जाएगा और इससे वो अमेरिका के दीगर यहूदियों के बारे में अंदाजा भी लगा लेंगे। ठीक है अली, तहजीब ने कहा, तुम्हारा फैसला मुनासिब ही मालूम होता है। बुड और ज़ाहिर ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया, मगर उन्होंने इख्तलाफ भी नहीं किया था। तहजीब वैसे भी किसी मामले में मुझसे शदीद इख्तलाफ नहीं करती थी। उन तीनों के इसरार ना करने की वजह से हारून राबील की जिंदगी बच गई थी। दर हकीकत मैं भी उसकी मौत का ख्वाह था, मगर मैं उसे खुद नहीं मारना चाहता था, बल्कि ये काम अमेरिकी हुकाम से लेने का ख्वाहिशमंद था। हारून राबील को दिए गए 24 घंटों की मजीद मोहलत के इख्तिताम पर मैंने पहले की तरह तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद उससे राब्ता कायम किया। वो मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। हाँ, तुम्हारे काम की तकमील हो गई, उसने मुर्दा सी आवाज़ में मुझे बताया। वो तो होनी ही थी, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। ये बताओ कि रकम के कागजात तुमसे कहाँ वसूल करूँ? मैं कोई जगह तजवीज़ नहीं करूँगा, जगह का इंतखाब तुम खुद ही करोगे, लेकिन इससे कबल मुझे ये यकीन दहानी दरकार है कि मेरे साथ धोखा नहीं होगा। ये यकीन दहानी तो मैं तुम्हें पहले ही करा चुका हूँ हारून राबील, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने सिर्फ यकीन दहानी कराई थी, तुम रकम के कागजात लेकर फरार हो गए तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा? हाँ, बात वाकई गौर तलब है हारून राबील, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी हदायत के मुताबिक कोई गड़बड़ नहीं की, लेकिन याद रखो इसके बाद मैं तुम्हारा कोई मुतालबा पूरा नहीं कर सकूंगा। मुझे मालूम है हारून राबील, मैंने तंजिया लहजे में कहा, यह मुतालबा भी तुमने जिस तरह पूरा किया है उससे भी मैं बाखूबी वाकिफ हूँ। गुजरी हुई बातें दोहराने से बेहतर ये है कि हम आइंदा की फिक्र करें। रकम के कागजात तुम कहाँ वसूल करना पसंद करोगे? बददियानत लोग दूसरों को भी अपनी तरह बददियानत समझते हैं हारून राबील। जहाँ तुम कहोगे मैं कागजात वसूल करने वहीं आ जाऊँगा, लेकिन जगह के इंतखाब का मामला तो मैं पहले ही तुम पर छोड़ चुका हूँ, फिर तुम्हें इसमें क्या एतराज़ है? हारून राबील ने मुतहिराना लहजे में कहा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है राबील, लेकिन तुम्हें हमारी तरफ से जिस धोखे का अंदेशा है उसके पेश नज़र मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर आऊँगा ताकि तुम्हें कुछ तो इत्मीनान रहे। अगर मैं राबील पैलेस का नाम तजवीज़ करूँ तो क्या तुम वहाँ आना पसंद करोगे? नहीं हारून राबील, अहमक से अहमक आदमी भी जानते बूझते सांप के बिल में हाथ नहीं डालता। तो फिर सवाना विंग पहुंच जाओ, वहाँ मेरा हट मौजूद है। सब्ज रंग का हट तुम आसानी से ढूंढ लोगे। मैं वहाँ आ जाऊँगा राबील, लेकिन ख्याल रहे कि कोई हमाकत ना कर बैठना, वरना इस बार तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकेगी। मैं शिकस्त तस्लीम कर चुका हूँ और शिकस्त तस्लीम करने के बाद मैं किसी किस्म की जिद्दोजहद करना पसंद नहीं करता। अगर तुम्हारी बात हकीकत पर मबनी है तो तुम अपने हक में ही बेहतरी करोगे।
मेरे साथियों की कारकर्दगी तो तुम्हारे इल्म में ही है। हाँ, लेकिन मैं डी फोस्टर के सिलसिले में परेशान हूँ। अगर तुम उसे ले आए तो मैं उसे किस तरह काबू में करूंगा? हम उसका भी इंतजाम कर देंगे राबील, बशर्ते कि तुमने कोई गड़बड़ ना की। मैंने कहा, अब मैं कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं हूँ। जिन लोगों पर मैंने लाखों डॉलर खर्च किए थे वही नाकाम हो गए, इसलिए अब मैं किसी पर इन्हिसार नहीं कर सकता। बहुत अच्छे राबील, मैंने तंतिया लहजे में कहा, अगर अब भी तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएं जिन पर तुम इन्हिसार कर सको तो तुम अब भी हमारे खिलाफ कोई साजिश करने से बाज नहीं रहोगे। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। हारून राबील गड़बड़ा गया। मैं वैसे भी तुम्हारे खिलाफ कुछ करके खुद को बोना पसंद नहीं करूंगा। रकम तो मेरे हाथ से जा ही चुकी है, अब मुझे वापस तो मिल नहीं सकती। अगर उस रकम के इवज मुझे मेरी मतलूबा चीजें मिल रही हैं तो मैं किसी मामूली हमाकत से उन चीजों को कैसे गंवा दूंगा? बड़ी अकलमंदी की बातें कर रहे हो राबील, कहीं हैरत की ज्यादती से मैं बेहोशी ना हो जाऊं। अब मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ ना करने का तहैया कर लिया है। कागजात लेकर मैं तन्हा ही आऊंगा और कागजात तुम्हारे हवाले करने के बाद तुम्हारे रहमो करम पर होऊंगा। तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया तो तुम्हारी बड़ाई है, वरना मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लूंगा। हारून राबील के लहजे में शिकस्तगी थी। जगह का तयन तो हो गया राबील, अब ये भी बता दो कि हम सवाना विंग पर किस वक्त पहुंच जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि ये मामला जल्द अज जल्द निमट जाए। तुम पता नहीं कितनी देर बाद सवाना विंग पहुंच सकोगे। तुम्हें तो डी फोस्टर को भी साथ लेकर आना होगा। हम 3 बजे तक सवाना विंग पहुंच जाएंगे। मैंने कहा और हारून राबील रजामंद हो गया। होटल वापस पहुंचकर मैंने अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया। मैंने हारून राबील को 3 बजे का वक्त दिया था जिसमें चंद घंटे बाकी थे। इसी दौरान हमें यह भी मालूम करना था कि सवान विंग कहाँ है। हमें बहुत तेजी से काम करना होगा। मैंने कहा, सबसे पहले तो ये मालूम करना होगा कि सवाना विंग का महल्ले वकू क्या है। आपको चाहिए था कि हारून राबील से ही मालूम कर लेते। आपने जगह मालूम ना होते हुए भी हमें कैसे भर ली? जाहिर ने हैरत से कहा, अगर मैं हारून राबील से सवाना विंग के बारे में पूछता तो जाहिर है वो मुझे बता देता, लेकिन मैंने जानबूझकर उससे इस बारे में कुछ पूछने से गुरेज किया। मैं नहीं चाहता कि वो हमारी लाइलमी से आगाह होकर फिर किसी साजिश में मसरूफ हो जाए। दूसरी बात यह कि मेरे अंदाजे के मुताबिक सोना विंग कोई तफरीह गाह है। जाहिर है किसी तफरीह गाह को तलाश करना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं सवाना विंग के महल्ले वकू से नावाकिफ हूँ। ठीक है चीफ, तुम फिक्र मत करो, बुढ़ ने कहा। मैं सवाना विंग के बारे में मालूम करके तुम्हें बताता हूँ। जाहिर को भी साथ ले जाओ। सवाना विंग पहुंचकर तुम मतलूबा हट तलाश करोगे। हट मिलने के बाद जाहिर वापस आ जाएगा, जबकि तुम वहीं रुककर हट की निगरानी करते रहोगे ताकि हारून राबील कोई गड़बड़ ना करने पाए। बूढ़ और जाहिर चले गए। तकरीबन 2 घंटे बाद जाहिर वापस आया और उसने सवाना विंग के बारे में हमें तफसीलात बताई, जिसके मुताबिक सवाना विंग आबादी से काफ़ी दूर एक तफरीह गाह थी जहाँ से वाशिंगटन के लोग छुट्टियाँ गुजारने जाते थे। जाहिर से सवाना विंग का महल्ले वकूफ समझने के बाद मैंने उसे बूढ़ की मदद करने के लिए वापस भेज दिया। वक्त मुकर्ररा से कुछ पहले मैं और तहरीब सवाना विंग की तरफ रवाना हो गए। वाशिंगटन शहर से कोई 30 मील के फासले पर वाक़े सवाना विंग का इलाका बहुत पुरफिजा था। एक कुदरती झील के किनारे जा बजा छोटे छोटे हट बने हुए थे। बाज़ मुकामात पर झील के दरमियान सड़क से भी गुजरना पड़ता था। सवाना विंग पर सब्ज रंग का हट तलाश करने में जरा भी दुश्वारी पेश नहीं आई। हमें वहां आते देखकर बूढ़ो और जाहिर हमारे पास आ गए। उन्होंने बताया कि हट का दरवाजा बाहर से बंद है, जिससे अंदाजा होता है कि हट सुनसान पड़ा है। सिर्फ दरवाजा बाहर से बंद होने से तो ये यकीन नहीं किया जा सकता कि अंदर कोई नहीं है, तहदीब ने कहा। हमने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया है मैडम, जाहिर ने जवाब दिया। अंदर कोई नहीं है। आसपास कोई मशकूक आदमी या किसी किस्म की मशकूक सरगर्मी तो देखने में नहीं आई। मैंने पूछा। मैंने इर्द गिर्द के सारे हट चेक कर लिए हैं चीफ, बूढ़ ने कहा। सब के सब गैर आबाद हैं। इसके अलावा जब से हम यहाँ आए हैं हम लोगों के अलावा यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। ताज्जुब है, मैंने कहा। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इस बार हारून राबील हमारे लिए किस किस्म का जाल बिछा रहा है। जरूरी तो नहीं है कि वो इस बार भी कोई हरकत करे। मुमकिन है उसे अकल आ गई हो और उसने यही बेहतर समझा हो कि शराफत से फार्मूले हमसे खरीद ले। मैं धीरे से हंस पड़ा। मुमकिन है, मैंने कहा, लेकिन वो चूंकि यहूदी है इसलिए मैं आखिर वक्त तक उसकी बात पर यकीन नहीं करूंगा। बेफिक्र रहो चीफ, बूढ़ बोला। हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, उसकी कोई हरकत कारगर नहीं होने देंगे। मुझे तुम पर फख्र है बूढ़, लेकिन होशियार रहना। मुमकिन है इस बार वो कोई ऐसी चाल चले जिस तक हम ना पहुंच सके। वो तुम्हारी कारकर्दगी देख चुका है, इसलिए अब जो कुछ भी करेगा बहुत मोहतात होकर करेगा। मुमकिन है वो कागजात हमारे हवाले करने से कबल डी फोस्टर का मुतालबा कर बैठे, जाहिर ने कहा। मैंने उसकी तैयारी कर ली है।
उसने जेब से वो मास्क निकाल कर दिखाया जिसके जरिए वो इससे कबल भी डी फोस्टर बन चुका था। मुझे खुशी है जाहिर कि तुमने इस पहलू पर निगाह रखी जिसके लिए तुमसे कहा भी नहीं गया था, लेकिन बेफिक्र रहो, इसकी नौबत नहीं आने पाएगी। हम हारून राबील से वैसे ही निमट लेंगे। तुम लोग खुद भी कहीं छुप जाओ चीफ, बुड ने कहा। हारून राबील खुद आकर हट का दरवाजा खोलेगा, उस वक्त तक पोशीदा रहना ही मुनासिब है। तुम ठीक कह रहे हो बुड, मैंने कहा। उससे ये भी पता चल जाएगा कि वो तनहा आता है या अपने साथ कुछ और लोगों को भी लाता है। हमने कुछ फासले पर एक हट की आड़ में अपनी कार छुपा दी और खुद भी एक हट की आड़ में छुप गए। कुछ देर बाद हमने एक रोल्स रॉयस आते देखी। रोल्स रॉयस सबज रंग के हट के सामने आकर रुकी थी। उसके अंदर से हारून राबील बरामद हुआ था। वो खुद ही कार ड्राइव करता हुआ आया था। कार से उतरने के बाद वो चंद मिनट तक मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखता रहा, लेकिन हम लोग ऐसी जगह छुपे थे जहां वो आसानी से हमें देख नहीं सकता था। चंद मिनट बाद वो हट की तरफ बढ़ गया। क्या ख्याल है चीफ, बुड ने सरगोशी की। ये तो तन्हा ही आया है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैंने सर नफी में हिलाया। तुम जरा जल्दी से रोल्स रॉयस की तलाशी ले डालो। बुड ने सर को इस बाती जुम्बश दी और मुख्तलिफ हट्टों की आड़ लेता हुआ रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ने लगा। तहदीब और जाहिर मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मुझे उनकी नज़रों का एहसास था, लेकिन मैंने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे मालूम था कि उनके ख्याल के मुताबिक मैं वहम में मुबतला हो गया हूँ। उन्हें मुतमईन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं बेपरवाही से बुड की तरफ देखता रहा जो रोल्स रॉयस के करीब पहुंचकर शीशों के अंदर झांक रहा था। उसके चेहरे के तासरात से भी मुझे अंदाजा हो गया कि कार के अंदर उसे कोई शय नजर नहीं आई। फिर बुड ने कार की डिक्की से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की और उसके बाद मैंने उसे कार के नीचे घुसते हुए देखा। तुम देख लेना, कार में किसी आदमी की मौजूदगी साबित नहीं हो सकेगी, तहदीब ने कहा। बैज एक ख्याल की बुनियाद पर एहतियात का दामन तो हाथ से नहीं छोड़ा जा सकता, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मेरा ये मतलब नहीं था, तहदीब गड़बड़ा गई। एहतियात जरूर बरतनी चाहिए, लेकिन हारून राबील अब इस पोजीशन में नहीं कि कोई खतरा मोल ले सके। खुद मेरी ख्वाहिश भी यही है तहदीब कि हम किसी झगड़े में पड़े बगैर उससे रकम के कागजात हासिल कर लें। अगर कार से कोई बरामद ना हुआ तो मुझे बेहद खुशी होगी। चंद मिनट कार के नीचे गुजारने के बाद बुड कार के नीचे से निकल आया और छुपता छुपाता हमारे पास वापस आ गया। कार में कोई भी नहीं है चीफ, उसने इतला दी। डिक्की मुकफ्फल है। मैंने कार के नीचे लेटकर आहटें लेने की कोशिश की थी, मगर वहां तो मुकम्मल सन्नाटा था। इसका मतलब है कि वो अकेला ही आया है, मैंने कहा। ये और बात है कि उसने हमारे लिए कुछ और ही किस्म के इंतजामात कर रखे हों। तुमने उसका अंदाज नहीं देखा अली, किस कदर शिकस्त खुर्दा लग रहा था और वो अब बिल्कुल सीधा हो गया है। हो सकता है यही बात हो, मैंने तवील सांस लेकर कहा और कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखने लगा। आओ अब हारून राबील की तरफ चले, 3 बजने ही वाले हैं। मैंने कार स्टार्ट की और जरा सा चक्कर लगाकर कार रोल्स रॉयस के पीछे ले जाकर रोक दी। तहजीब मेरे साथ थी। कार से उतरकर मैं हट के दरवाजे की तरफ बढ़ा और कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। हट का दरवाजा चंद लम्हों के अंदर अंदर खुल गया। दरवाजा खोलने वाला हारून राबील था। उसे देखकर यूं लगता था जैसे उसके चेहरे की झुर्रियों में बेहद इजाफा हो गया हो। आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के नजर आ रहे थे। अपने वादे के मुताबिक हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं मिस्टर हारून राबील, मैंने कहा। हारून राबील हम दोनों को बड़े गौर से देखने लगा, यूं जैसे हमारे खदोखाल ज़ेन नशीन कर लेना चाहता हो। फिर हमारे कंधों के ऊपर से अकब में देखने की कोशिश की। किसे तलाश कर रहे हो हारून राबील? हम तन्हा ही आए हैं, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। हारून राबील ने बेयकीनी से मुझे देखा, सर को असबाती जुम्बश दी और आहिस्तगी से बोला, अंदर आ जाओ। हम उसके साथ चलते हुए आरास्ता व पैरास्ता ड्राइंग रूम में पहुंच गए। हारून राबील ने हमें एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद हमसे 3 फीट के फासले पर दूसरे सोफे पर बैठ गया। तुम डी फोस्टर को भी साथ नहीं लाए, उसने धीमी आवाज में कहा, जबकि वादे के मुताबिक तुमसे किए गए हर वादे को पूरा करना हमारा फर्ज है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी साबिका हरकतों ने हमें मोहतात रहने पर मजबूर कर दिया है। डी फोस्टर को हमारे चंद साथी ला रहे हैं। तुम्हारा रिकॉर्ड अगर बेदाग रहा होता तो हमें इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हारून राबील ने बेबसी से कहा, लेकिन डी फोस्टर को तुम मेरे हवाले कर दोगे ना? जरूर करेंगे, मगर उस वक्त जब हमें यकीन हो जाएगा कि तुमने अपने वादे की तकमील कर दी और अब हमें कोई खतरा भी नहीं रहा, इसलिए कि तुम्हारी सरगर्मियों के खिलाफ डी फोस्टर ही तो वो गवाह है। नहीं, मैं पहले ही इतराफ शिकस्त कर चुका हूँ, अब कोई धोखा नहीं करूंगा। हारून राबील ने एक मुख्तसर सी फाइल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। लो, ये कागजात चेक कर लो। जिस बैंक का हवाला तुमने दिया था उसके कागजात तुम खुद भी पहचानते होगे। मैंने मतलूबा रकम तुम्हारे बताए हुए अकाउंट में जमा करा दी है।
मैंने फाइल उसके हाथ से ले ली। 20 करोड़ डॉलर की रसीदें मेरे सामने मौजूद थी। कागजात के असली होने में कोई शुबा नहीं था। मेरा दिल खुशी से बिलियों उछलने लगा और मैंने फाइल तहजीब की तरफ बढ़ा दी। हारून राबील को शिकस्त हो चुकी थी, लेकिन मैं अब भी पूरी तरह होशियार था। मेरी निगाहें कमरे के गोशे गोशे का जायजा लेने में मसरूफ थी। हारून राबील की एक एक हरकत पर मेरी नजर थी, मगर वो हरकत कर ही कब रहा था। वो तो बेजान से अंदाज में सोफे की पुश से टिका बैठा था। यूं मालूम होता था जैसे किसी भी लम्हे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। तहजीब बड़ी बारीक बीनी से कागजात का जायजा ले रही थी। आखिर वो मुतमईन होगी और उसने अपनी जैकेट की जिप खोलकर फाइल अंदर रख के जैकेट की जिप बंद कर ली। कागजात जेली होने का तो इम्कान नहीं है? मैंने तहजीब से पूछा। नहीं, तहजीब ने जवाब दिया। कागजात बिल्कुल असली हैं। रकम हमारे अकाउंट में पहुंच चुकी है और अब हम उसके मालिक हैं। जिसकी चीज हो उसके पास पहुंची जानी चाहिए। मैंने बड़े सुकून से कहा। क्या मतलब? हारून राबील ने चौंक कर कहा। इस रकम पर हमारा हक था राबील, मैंने गंभीर लहजे में कहा। तुमने फार्मूला और डी फोस्टर की बाजियाबी के लिए मालूम नहीं कितनी रकम खर्च कर दी होगी, जो सब की सब जाया हो गई। अब तुमने जो रकम अदा की है उसके एवज तुम्हें कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैंने तुम लोगों को बड़ी रकम अदा की है। इतनी रकम से तो मैं कई नए कारोबार शुरू कर सकता था। तुम्हें नहीं मालूम कि जो रकम हमने तुमसे वसूल की है वो कितने अजीम काम में सरफ की जाएगी, तहजीब ने कहा। मैं नहीं समझा, हारून राबील ने हैरत से कहा। वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगे, मैंने कहा। जरूरी तो नहीं है कि तुम्हें अब भी सब कुछ बता दिया जाए। हारून राबील उलझे हुए अंदाज में मुझे देखता रहा और फिर बोला, मैं तुमसे कुछ और सवालात भी करना चाहता हूँ। हम तुम्हें सवाल करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हर सवाल का जवाब देने के पाबंद भी नहीं है। मैं तुम लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तुम सोतरा के मेकअप में मुझसे मिले, उसके बाद एलन ग्राम के नाम से मुझे फ़ोन किया। जाहिर है ना तो तुम सोतरा थे और ना ही एलन ग्राम। हमारे दरमियान एक सौदा पाया था राबील। क्या ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ जानें? तुमने बताया था कि ओशील मिकाइल ने तुम्हारी खिदमात हासिल की थी और उसके लिए तुमने मसरूका फार्मूले डी फोस्टर समेत हासिल किए थे। हाँ, मगर उसने रकम की अदायगी ना करके वादा खिलाफी की और हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। मैंने तो तुम्हें रकम अदा कर दी है, हारून राबील ने अकला कर कहा। मेरी चीजें तो मेरे हवाले कर दो। मैंने कह तो दिया है राबील के अभी हमारे आदमी आएंगे तभी ये मुमकिन हो सकेगा। ठीक है, हारून राबील ने मुर्दा सी आवाज में कहा, लेकिन क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? जरूर बताएंगे, मैंने तंजिया लहजे में कहा, ताकि अगर अभी हम पर तुम्हारा कोई दाव ना चल सके तो तुम बाद में हमसे निमट सको। तुम गलत समझ रहे हो। असल बात यह है कि मैं तुम्हारी सलाहियतों से बहुत मुतासर हुआ हूँ। डी फोस्टर का उसूल कोई मामूली कारनामा नहीं जिसे नजरअंदाज किया जा सके। दुनिया के बहुत से मुल्कों के जासूस डी फोस्टर के उसूल के लिए कोशां थे। उनके दरमियान से डी फोस्टर को ले उड़ना मामूली कारनामा नहीं है। ये बात हम भी जानते हैं हारून राबील। अब जरा इस तारीफ और तौसीफ की गरज व गायत भी बता डालो। मुझे अपने कारोबारी हरीफों से अक्सर वास्ता पड़ता रहता है, इसलिए मुझे बासलाहियत लोगों की जरूरत रहती है। तुम तो इस मैदान के तनहा खिलाड़ी हो राबील। जब कोई और असला नहीं बना रहा तो कारोबारी हरीफ कहाँ से आ गए? ओशील मिकाइल की मिसाल तो तुम्हारे सामने है। उसकी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो मेरे कारोबार पर दांत जमाए बैठे हैं। किसी वक्त किसी का भी वार चल सकता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसके लिए तुम इतनी शिद्दत से परेशान हो। तुम्हारे पास दौलत है, तुम किसी की भी खिदमत हासिल कर सकते हो। मैं मुंह मांगा मुआवजा अदा करने का कायल हूँ, हारून राबील ने कहा। अगर तुम अपने बारे में नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। सिर्फ ये बता दो कि अगर मैं तुमसे कोई काम लेना चाहूँ तो कितना मुआवजा तलब करोगे? हम हर काम में हार्ड नहीं डालते मिस्टर राबील। फिर यह कि हमारा मुआवजा भी इतना होता है कि कोई आम आदमी उसे अदा करने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मुझे अंदाजा है, हारून राबील ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, लेकिन मैं अपनी पसंदीदा चीज हर कीमत पर हासिल कर लेना का आदी हूँ। तुम्हारे दिन में शायद जर खरीद गुलामों वाला तसव्वुर है, मैंने तलख लहजे में कहा। मुझे कहने दो हारून राबील कि तुम्हें आदमियों की जरा भी परख नहीं है। तुम गलत समझे, हारून राबील ने संभल कर कहा। मैं तो सिर्फ खिदमात के मुआवजे की बात कर रहा था। मैं खूब जानता हूं कि तुम क्या बात कर रहे थे, मैंने मुंह बनाकर कहा। एक तुम क्या, दुनिया का हर यहूदी तुम जैसी ज़हनियत का मालिक होता है। इससे कबल भी तुमने यहूदियों के खिलाफ ऐसे ख्यालात का इजहार किया था, हारून राबील ने नरमी से कहा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहूदियों के इतने खिलाफ क्यों हो? उनकी ज़हनियत की वजह से, मैंने सादगी से कहा। यहूदी कौम लालची और धोखेबाज होती है। यहूदियों के बारे में तुम्हारी राय बहुत ख़राब है। बाद मुतअस्सब लोगों ने यहूदी कौम के खिलाफ बहुत ज़हर अफशानियाँ की हैं। तुम उस प्रापोगंडे से मुतासर मालूम होते हो।
बसलन तुम, मैंने जहरीले लहजे में कहा, तुम भी यहूदी हो और ना तो तुम लालची हो और ना ही धोखेबाज। दुनिया का हर शख्स ज्यादा से ज्यादा अमीर बनना चाहता है, फिर अगर यहूदी कौम भी यही चाहती है तो उसे बुरा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि यहूदी उसूल दौलत के लिए हर जायज़ और नाजायज़ जरिया इख्तियार करते हैं, तमाम इखलाकी ज़ाब्तों को पामाल कर देते हैं। क्या दुनिया का हर यहूदी इतना ही बुरा है जितना तुम कह रहे हो? दीगर अक़वाम की तरह यहूदियों में भी अच्छे लोग तो होते ही होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने शिद्दत से नफी में सारी लाया। दोनों एक दूसरे की जिद है और इनका एक जगह जमा होना महाल है। किसी आदमी के बुरा होने के लिए यही चीज बहुत काफी है कि वो यहूदी है। हारून राबील का चेहरा गुस्से और खजालत से सुर्ख हो गया। तुम इंतहा पसंद नजरियात के हामिल हो और सिर्फ अपने नजरियात पर इसरार कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। मेरे ज़ाती तजुर्बात ही मेरे यकीन को पुख्तगी बख्शने के लिए बहुत काफ़ी हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, जिस यहूदी से भी मेरा वास्ता पड़ा वो धोखेबाज ही निकला। क्या तुम्हारा वास्ता दुनिया के हर यहूदी से पड़ चुका है? हारून राबील ने वसीले लहजे में कहा, हर यहूदी से तो नहीं पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जितने यहूदियों से मेरा वास्ता पड़ा है उनकी तादाद हजारों में तो नहीं, सैकड़ों में तो जरूर होगी। सिर्फ चंद सौ अफराद की बुनियाद पर तुम पूरी यहूदी कौम को यूं बुरा कहने का कोई हक नहीं रखते। मुझे मालूम है हारून राबील, तुम लोग इस मामले में बहुत हसास होते हो। तुम लोग भेड़ की खाल में भेड़िए हो। जहाँ भी मौका मिलता है तुम खुद को मासूम बल्कि मजलूम साबित करने से भी गुरेज नहीं करते। तुम हिटलर को बुरा कहते हो तो महज इसलिए कि उसने यहूदियों का कत्लेआम कराया था। हर कम फहम आदमी तुम्हारे इस प्रोपेगेंडे का शिकार होकर तुम्हें वाकई मजलूम समझने लगता है, लेकिन मैं उन कोताह लोगों में से नहीं हूँ। हिटलर की सारी बुराइयां एक तरफ और उसकी ये खूबी एक तरफ कि वो यहूदियों का जानी दुश्मन था। यहूदियों का कत्लेआम एक ऐसा कारनामा है जो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। दुनिया उसके इस एहसान तले हमेशा दबी रहेगी। काश वो कुछ अरसा और जिंदा रह जाता। तुम मुझे कोई खबती मालूम होते हो। तुम्हारी अब तक की गुफ्तगू से यही जाहिर होता है। क्या तुम यहाँ यहूदियों की वकालत करने आए थे मिस्टर राबील? तहजीब एक्स बोली। मैं अपनी कौम पर ऐसी बोतान तराशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हारून राबील ने बन्ना कर कहा। नहीं कर सकते तो मत करो, मैंने बेपरवाही से कहा, लेकिन तुम किसी हकीकत को जुटलाकर उसे तब्दील नहीं कर सकते। अगर मुझे मालूम होता कि तुम कौन से मजहब के पैरोकार हो तो मैं तुम्हें जवाब देता। मुझे सब मालूम है, दुनिया में कोई पारसा नहीं है। मैंने ये कब कहा है? मैंने मुतैराना अंदाज में कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहूदी अदल के धोखेबाज हैं, उन पर खुदा की लानत है। पूरी दुनिया की मईशत यहूदियों के कब्जे में है, हारून राबील ने फखरिया लहजे में कहा। क्या खुदा की लानत ऐसी होती है? यही तो लानत है मिस्टर राबील, तुम लोग पैसे के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। इसी देनियत को तो मैं इतनी देर से बुरा कह रहा हूँ। हारून राबील दिल मिलाकर रह गया। वो गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ ख्याल आ गया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम बहुत कट्टर हो, मैं किसी तरह तुम्हें कायल नहीं कर सकूंगा। तुम्हारे आदमी अभी तक नहीं पहुंचे, बस वो आने ही वाले होंगे। थोड़ी देर तो हो ही जाती है, मैंने बेपरवाही से कहा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर मुझे कभी तुम्हारी खिदमत दरकार हो तो मैं तुमसे किस तरह राब्ता कायम करूं? मैंने एक तवील सांस लेकर तहजीब की तरफ देखा। मेरा ख्याल है हमें अपना तारुफ करा ही देना चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हारून राबील बोला। तुमने देर में फैसला किया लेकिन दुरुस्त फैसला किया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए। तहजीब मुतफिकराना लहजे में बोली, ये एक मुश्किल फैसला है। यूं करते हैं कि पहले मैं तुम्हारा तारुफ करा देता हूँ, उसके बाद अपने बारे में भी बता दूंगा। तहजीब ने सर को इस बाती जुम्बश देकर रजामंदी जाहिर कर दी और मैंने हारून राबील से कहा, ये तहजीब मालिक एक्स है, शायद तुम इनसे वाकिफ हो। नहीं, उसने नफी में सारी लाया। याद नहीं पड़ता कि मैंने पहले ये कभी नाम सुना हो। मैं इससे कबल ग्रीन पोल में हुआ करती थी, अब मैंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है जिसका नाम अली ग्रुप है। ग्रीन पोल से तो मैं वाकिफ हूँ। एक जमाने में उस तंजीम ने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, लेकिन अली ग्रुप का नाम मैंने पहली बार सुना है। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि सुन लिया। ना सिर्फ सुन लिया है बल्कि अली ग्रुप के दो अहम अरकान भी तुम्हारे सामने मौजूद हैं। मैंने कहा, बेशक बेशक। हारून राबील ने बड़ी शिद्दोमत से सारी लाया। वाकई तुम जैसे बासलाहियत लोगों से मुलाकात भी खुशकिस्मती के बराबर है। अभी मैं तुमसे अपना बाकायदा तारुफ कराऊंगा और फिर शायद तुम ये सोचने लगो कि काश तुमने हमें यूं ही निकल जाने दिया होता बगैर तारुफ के। तुम सस्पेंस पैदा करने के आदी मालूम होते हो, लेकिन तुम्हारी सलाहियतों के पेश नज़र इसे बर्दाश्त करने में कोई कबात भी नहीं है। मैं सिर्फ सस्पेंस ही पैदा नहीं करता, धमाके भी करता हूँ। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा, मेरा नाम तो तुम खुद अपनी जबान से लोगे। हारून राबील कुछ न समझने वाले अंदाज में मुझे देखता रहा। मेरे अंदाजे बयान ने उसे बहुत उलझा दिया था। ताम उसने मुमकिन हद तक खुद को किसी बड़े इंकशाफात के लिए
तैयार कर लिया था। मेरी साथी से तो तुम्हारा तारुफ हो चुका है। हमने जो तंजीम बनाई है वो मेरे नाम से मौसूम है और हम लोग फलस्तीन की आज़ादी के लिए सरगर्मे अमल है। मैंने हारूत को चौंकते देखा। तुम कहीं अली यार खान तो नहीं हो? उसने सरसराती आवाज में कहा। अली यार खान पाकिस्तानी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा नाम तुम खुद अपनी जबान से लोगे। मैं नहीं बताऊंगा। हारून राबील का चेहरा धुआं हो गया। उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी और आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थी। मैं ये कैसे यकीन कर लूं? उसकी तेज सरगोशी कमरे में गूंजी। मत यकीन करो, लेकिन तुमसे हासिल की हुई हकीर सी रकम उन बेयारो मददगार फलस्तीनियों के काम आएगी जो बैरूत के कैंपों में पड़े हुए हैं। हारून राबील बेबसी से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे से साफ जाहिर होता था कि उसने उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ दिया है। चंद लम्हे वो बेहिस्सो हरकत बैठा रहा, फिर दफादन उसने चौंक कर कहा, तुमने डी फोस्टर के सिलसिले में कुछ नहीं किया अब तक? मैंने किलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और तहजीब को उठने का इशारा करते हुए खुद भी उठ खड़ा हुआ। अब जबकि तुम्हें मालूम हो ही गया है कि मैं कौन हूँ, तो मेरे ख्याल में तुम्हें भी मुझसे किसी किस्म की तवक्को नहीं रही होगी। कुछ देर कबल तुम बड़े जोर से यहूदियों को बुरा भला कह रहे थे, अब खुद धोखेबाजी कर रहे हो। लोहे को लोहा काटता है राबील, तुम लोग इसी काबिल हो। दूसरों के साथ धोखा करते वक्त तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आता और खुद तुम्हारे साथ एक फरेब हो जाए तो चीखने लगते हो। मैंने तलख लहजे में कहा, ये जुल्म है, ज्यादती है। तुम आसानी से मेरे 20 करोड़ डॉलर हजम नहीं कर सकोगे। हारून राबील ने हिज़यानी अंदाज में कहा और सोफे से उठ खड़ा हुआ। मैं उसकी किसी जारियत के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो गया, लेकिन मेरी तरफ बढ़ने के बजाय वो पलटा और जिस सोफे पर वो बैठा हुआ था झुककर उसके हकम में कुछ करने लगा। कबल इसके कि मैं कुछ समझ सकता, मुझे अपने पैरों के नीचे से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। तहजीब बेइख्तियार चीख पड़ी, लेकिन मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसके चीखने पर तवज्जो देता। उस खौफनाक लम्हे में ना तो मुझे इतनी फुर्सत थी और ना ही इतना होश था। मेरी तवज्जो का मरकज तो पहले ही से हारून राबील था। मैं उसे सोफे के हकम में झुकते देखकर चौंका जरूर था, मगर ये नहीं समझ सका था कि उसका इरादा क्या है। जैसे ही मुझे अपने पैरों के नीचे जमीन हिलती महसूस हुई, मैंने हारून राबील की तरफ फुर्ती से छलांग लगाई और उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो जोंक में मुझ पर आ पड़ा, लेकिन मैं खुद भी जमीन पर कब गिरा था। मैं तो गहराइयों की तरफ जा रहा था। हारून राबील सख्त जिद्दोजहद कर रहा था, लेकिन जब मैं खुद को ही नहीं संभाल रहा था तो वो अपने आप को कैसे संभाल सकता था। हम दोनों एक दूसरे से उलझे हुए थे। दफादन एक जोरदार छपाका हुआ और मैं पानी में गिर पड़ा। हारून राबील अब भी मेरी गिरफ्त में था। उसने तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। मैं खुद पर पड़ने वाली नागहानी उस्ताद से बुरी तरह बुखलाया हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि मैं हारून राबील को छोड़ देता। उसी ने मुझे इस मुसीबत में फंसाया था और ये कतई नामुमकिन था कि मुझे मुसीबत में फंसा कर वो खुद चैन की बंसी बजाता। मेरे लिए जो गड्ढा उसने खोदा था उसमें उसका गिरना भी जरूरी था। पानी में हाथ पैर मारकर डूबने से खुद को बचाने की जिद्दोजहद के साथ साथ मैं हारून राबील को भी अपनी गिरफ्त में रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। हारून राबील पर दीवानगी तारी थी। फिर अचानक ही उसका पैर बड़ी जोर से मेरी पेशानी से लगा। उसके जूते के निचले हिस्से में लोहे का खोल था। या जूते की एड़ी मेरी पेशानी से टकराई कि मुझे अपनी पेशानी की खाल फटती सी महसूस हुई। बहुत जोरदार दर्द थी। मेरी आंखों में सितारे नाच गए और हारून राबील मेरी गिरफ्त से आज़ाद हो गया। लेकिन अगले ही लम्हे मैं खुद को संभाल चुका था। मैंने गुर्रा कर गोता लगाया और हारून राबील को दोबारा दबोच लिया। उस वक्त सोचने समझने की सारी कुव्वतें सलब हो चुकी थी। तहजीब तक का ख्याल मेरे ज़हन से महव हो गया था। मैं तो बस जुनून के आलम में हारून राबील को दबोचे हुए था। वो बुरी तरह मचल रहा था। उसके खून से मेरी पसलियों पर पड़ रहे थे। लाते भी चला रहा था, लेकिन इस बार मैंने उसे गर्दन से पकड़ा था, इसलिए उसके गूंसे और लातें मुझ पर ज्यादा असरअंदाज नहीं हो रही थी। पानी हमारे सरों से ऊपर था, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पा रहे थे। मैंने तो खैर सांस रोक रखा था, लेकिन हारून राबील के लिए जिद्दोजहद करते रहने की वजह से सांस रोके रखना नामुमकिन हो गया था। उसने सांस ली और उसके पेट में पानी की अच्छी खासी मिकदार पहुंच गई। उसने मेरी गिरफ्त से निकलने की जिद्दोजहद तरक करके पानी की सतह तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी। खुद मेरे लिए भी मजीद सांस रोके रखना मुमकिन नहीं रह गया था, इसलिए मैंने उसे पानी की सतह की तरफ जाने से नहीं रोका। सतह से सर उबार कर मैंने 2-3 गहरे सांस लिए और हारून राबील की नाक पर मुक्का जड़ दिया। उसके हल्क से एक करबनाक कराह निकली। मैं अजीब खुद फरामोशी के आलम में था कि मैंने इधर उधर देखने तक की ज़हमत नहीं की थी। मैंने हारून राबील के चेहरे पर दूसरा घूंसा मारने की कोशिश की। उसने बदिक्कत तमाम खुद को मेरी इस वार से बचाया और बड़ी बदहवासी के आलम में बोला, निकलो निकलो यहाँ से, झील के किनारे की तरफ चलो। इस झील में मगरमच्छ हैं, उनसे बचो।
बकवास मत करो हारून राबील, मैंने दांत पीस कर उसकी गर्दन पर अपने हाथ की गिरफ्त सख्त करते हुए कहा। अब मैं तुम्हारे किसी फ्रेम में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कोई फ्रेम नहीं कर रहा। हारून राबील मिनमिनाया। देखो देखो, वो मगरमच्छ हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैंने सामने निगाह दौड़ाई और दो एकल मगरमच्छ मुझे नजर आ गया, जिसका रुख हमारी जानिब ही था। हारून राबील झूठ नहीं बोल रहा था। उसने हमें अपने हट से बिलाशुबा इसलिए झील में फेंकने की कोशिश की थी कि झील में मौजूद मगरमच्छ हमें अपना नवाला बना ले, लेकिन मेरी बरवक्त कार्रवाई की वजह से हारून राबील खुद भी झील में गिर पड़ा। अगर इस वक्त वो मेरे साथ ना होता तो मुमकिन था कि मैं बेखबरी में मारा जाता, लेकिन चूंकि मैंने उसे पकड़ रखा था इसलिए वो मुझे खबरदार करने पर मजबूर हो गया था। अगर ना करता तो मेरी गिरफ्त में होने की वजह से खुद भी मगरमच्छों से नहीं बच सकता था। एक लम्हे के अंदर अंदर सब कुछ मेरी समझ में आ गया। हारून राबील को पकड़ रखने की सूरत में मगरमच्छ मुझ तक पहुंच सकता था, लिहाजा उसे छोड़ना नागजीर हो गया। चुनाचे मैंने उसे छोड़ा और तेजी से गोता लगाकर उस जगह से दूर निकलने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान मेरे ज़हन में तहजीब मालकम एक्स का ख्याल आया और मैं बेचैन हो गया। वो भी तो मेरे साथ ही झील में गिरी थी, बल्कि उसके मुंह से तो झील में गिरते वक्त एक बेसाख्ता किस्म की चीख भी निकली थी, यानी वो अपने आवाज खो बैठी थी। वो झील में मगरमच्छों की मौजूदगी से भी बेखबर थी। इस एतबार से उसकी जिंदगी ज्यादा खतरे में थी। मैंने झील की सतह पर सर उबार कर तहजीब को आवाजें देना शुरू कर दी। चंद ही लम्हों में मुझे थोड़े ही फासले पर तहजीब का सर पानी में उबरता हुआ नजर आया। वो बदहवास दिखाई दे रही थी। झील में मगरमच्छ है तहजीब, मैंने चीख कर कहा। तेजी से किनारे पर पहुंचने की कोशिश करूं। तहजीब ने दोबारा गोता लगा दिया और मुझे भी गोता लगाना पड़ा। अगर एक लम्हे की भी ताखीर हुई होती तो मैं उस मगरमच्छ की जद में आ जाता जो मुंह फाड़ कर मुझ पर झपटा था। फुर्ती से गोता लगाने के बावजूद उसकी दुम मेरे सर को छूती हुई गुजर गई थी। मैं उसी सिमत में तैर रहा था जिधर तहजीब गई थी। चंद ही लम्हों में मैं उसके करीब पहुंच गया। हमारी मुखालिफ सिमत में तकरीबन 10 गज के फासले पर एक और दो एकल मगरमच्छ हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। मैंने तहजीब का हाथ पकड़कर उसका रुख तब्दील कर दिया। हारून राबील गुम हो चुका था और अब मैं उसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो किधर गया होगा। ना ही मैं इस सिलसिले में कुछ करने की पोजीशन में था। हमें तो अपनी जान बचाना दो भर हो रहा था। झील में काफी तादाद में मगरमच्छ थे। हम एक की जद से निकलते तो दूसरा नमूदार हो जाता। बिलाकर हम किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ भी तकदीर ने यावरी की थी। हम एक दो एकल मगरमच्छ की जद में आने से बाल बाल बचे और जल्दी से किनारे पर चढ़ गए। जिस जगह हम किनारे पर चढ़े थे वहाँ एक बोर्ड नस्ब था जिस पर लिखा था, झील में खतरनाक मगरमच्छ मौजूद हैं, नहाने से गुरेज कीजिए। मैं और तहजीब किनारे से काफी दूर आकर खुशकी पर बैठ गए। यहाँ से हारून राबील का सब्ज रंग का हट खासे फासले पर था। हमें उसका अकबी हिस्सा नजर आ रहा था। बुड और ज़ाहिर चौके सामने की सीमत में थी, इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते थे। मैंने एक तवील सांस ली और तहजीब को देखने लगा जिसके कपड़े गीले होकर उसके जिस्म से चिपक गए थे। गजब ही हो गया अली, तहजीब ने काम कर कहा। उस कमबख्श यहूदी ने तो अपनी तरफ से हमें हलाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे उन कागजात की ज्यादा फिक्र है जो हमने हारून राबील से वसूल किए हैं। अगर वो जाया हो गए तो। तहजीब चौंक कर अपनी जैकेट की तरफ मुतवज्जो हो गई। उसने जैकेट की जिप खोली और ये देखकर मेरी जान में जान आई कि पानी जैकेट के अंदर नहीं पहुंचा था। तहजीब ने हारून राबील से वसूल की हुई फाइल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। फाइल खुश्क थी और कागजात भी पूरी तरह महफूज थे।